नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे YouTube व Spotify चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पठन कौशल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। पिछले भाग में आपने पठन का उद्देश्य तथा महत्व के बारे में जाना। पठन का उद्देश्य है विषय को समझना। आप जानते हैं पठन या वाचन कैसे किया जाए? आप कहेंगे, वाचन कैसे किया जाए? इसमें जानने वाली कौन सी बात है? किताब खोलकर पढ़ना ही तो है। कुर्सी पर बैठकर पढ़ो या बिस्तर पर लेटकर पढ़ो, पढ़ना ही तो है। तो छात्रों, यहाँ मैं आपके पढ़ने के भौतिक तरीके के बारे में नहीं, बल्कि पठन की प्रक्रिया के बारे में बोलना चाहूँगी। आप जानते हैं, पठन अध्ययन का प्रमुख घटक है। पठन के बिना अध्ययन संभव ही नहीं है। परीक्षा के दौरान आप प्रश्न पत्र को पढ़कर हल करते हैं। इसके लिए प्रश्न पत्र अच्छी तरह समझते हुए पढ़ना आवश्यक होता है। चाहे भाषाओं के प्रश्न पत्र हो या अन्य विषयों के। यदि गणित, विज्ञान जैसे विषयों का माध्यम अंग्रेजी हो तो उसे पढ़ना, समझना होता है। वैसे ही इतिहास, भूगोल, हिंदी, चाहे कोई भी विषय या कोई भी माध्यम हो, पठन करना ही होता है। वैसे ही चित्रों के माध्यम से पठन, ग्राफ समझना, ये भी पठन के ही भाग है, जिनके माध्यम से उसमें निहित अर्थ या जानकारी हम प्राप्त करते हैं। छात्रों, वास्तव में पठन, श्रवण, लेखन ये सभी क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती है। ये सभी क्रियाएं मस्तिष्क से भी संबंधित होती है। मस्तिष्क हमेशा धोखा या भय और सुरक्षा, इन दो परिस्थितियों पर कार्य करता है। अतः यहाँ भय निर्माण होने की आशंका हो, उससे पहले ही मस्तिष्क सुरक्षित वातावरण निर्माण करने का प्रयास करने लगता है। अतः हमें मस्तिष्क को इन कठिन लगने वाले विषयों पर मात करने का प्रयत्न कराना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पठन कोई जन्मजात उपलब्धि नहीं है। यह एक कौशल या कला है जो कोई भी हासिल कर सकता है। बस इसके लिए आवश्यकता होती है निरंतर अभ्यास या प्रैक्टिस की, और हम अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखते हुए इसे आत्मसात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, हम तो पढ़ना जानते हैं। जी हाँ, पढ़ना तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों पढ़ना है, इसका उद्देश्य भी ध्यान में रखें। अब एक उपन्यास का हर पेज पढ़ डालना एक अलग बात है, लेकिन जब अध्ययन के उद्देश्य से पढ़ा जाता है तो हम उसे अपने पूर्वानुभवों से, शब्दों से, प्रसंगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सभी क्रियाएं हमारे मस्तिष्क में संपन्न होती रहती है। जितनी आसानी से हम इन जानकारियों या पढ़े हुए विषय का आपस में संबंध जोड़ पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं, विषय समझना उतना ही सुगम हो जाता है तथा वह आसानी से याद भी रहता है। और इसे याद रखने के लिए हमें अलग से कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब वाचन प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया के मुख्य घटकों को हम समझते हैं।
पढ़ते समय ध्यानपूर्वक शब्द पढ़कर उसका अर्थ समझना आवश्यक है, चाहे वह हिंदी, मराठी या अंग्रेजी के शब्द हो। यही शब्द बोध कहलाता है। कई बार गलत शब्द पढ़ने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है, यह आप भली भांति जानते हैं। मात्राओं, अनुस्वार आदि की गलती से या अंग्रेजी में लेटर्स के आगे पीछे पढ़ने या लिखने से शब्द ही बदल जाता है, फलतः अर्थ भी बदलता है। शब्दों का अर्थ समझना यह आपके शब्द भंडार या शब्दों की जानकारी, पूर्व ज्ञान, अनुभव इन बातों पर निर्भर है। अर्थात अलग अलग व्यक्तियों द्वारा शब्दों का अलग अलग अर्थ समझा जाता है। वैसे ही शब्दों को ध्यानपूर्वक न पढ़ा जाए तो भी अर्थ बदल जाता है, जैसे परिमाण को परिणाम पढ़ना, असमान को आसमान पढ़ना, दिन को दीन पढ़ना आदि। पढ़ते समय हम पढ़ने पर ध्यान न देकर किसी दूसरे विषय पर विचार कर रहे होते हैं, जिससे ऐसी गलतियां होती हैं। पठन हमेशा एकाग्रता से मन लगाकर दाएं से बाएं बढ़ते हुए करना चाहिए। जो पाठ हमें पढ़ना है उसे 2-2 पैराग्राफ में विभाजित करें, उसे 1 या 2 या 3 बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से मस्तिष्क में सुरक्षितता का बोध होगा, अर्थात मस्तिष्क का भय दूर होगा। अगला है दृष्टि की स्थिरता। पढ़ते या पठन के समय हम जब अपनी नज़र किसी शब्द पर स्थिर करते हैं, तब हमें उस शब्द के दाएं बाएं लिखे शब्द भी दिखाई देते हैं। हम किसी संदेश को पढ़ते समय प्रत्येक शब्द पर दृष्टि एकाग्र किए बगैर अनेक अक्षरों को पढ़कर अर्थ समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण देखिए। यहाँ हम कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान हो। अब वाक्य का दायां भाग पढ़ने के बाद बीच के रिक्त स्थान पर अपनी नज़र केंद्रित करें और जानने की कोशिश कीजिए कि नज़र न घुमाते हुए भी आप वाक्य का बायां भाग पढ़ पा रहे हैं या नहीं। यदि हाँ, तो आपकी दृष्टि क्षमता या नज़र का दायरा अच्छा है, ऐसा जानना चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे महिमा स्कूल गई डैश। महिमा स्कूल गई, यहाँ पर आप अपनी नज़र डैश पर या रिक्त स्थान पर केंद्रित करेंगे। आज जल्दी आना डैश, कल जल्दी आना। मैं शिक्षक हूँ डैश, मैं शिक्षिका हूँ। इस तरह आप अपनी दृश्य क्षमता या नज़र के दायरे को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि जोर से पढ़ा हुआ याद रहता है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है, बल्कि तेज आवाज़ में पढ़ने से याद नहीं रहता, यही पाया गया है। कई बार मन में एकाग्रता से पठन के दौरान शब्दों को सुनने का आभास होता है। आँखों से देखते हुए, मन में शब्दों के उच्चारण की कल्पना करते हुए हम शब्दों के अर्थ को समझते हैं। यह प्रक्रिया पठन के दौरान चलती रहती है। पठन में सबसे महत्वपूर्ण घटक विषय को समझना या अंडरस्टैंडिंग है। इसके बिना
पठन का अर्थ नहीं है। जैसे जैसे आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, निष्कर्ष निकालना आसान होगा। साथ ही गलतियों का शोधन, शीघ्रता से विषय को समझना आदि कौशल का विकास होने लगेगा। हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन हम शीघ्रता से और कई बार सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। यह सब कुछ हमें याद रहता है ऐसा नहीं, किंतु यह सब पढ़कर हमें आनंद मिलता है। हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। कभी कभी हमारा मनोरंजन भी होता है। तो ये हल्का फुल्का पठन हुआ। और जब हम किसी जानकारी को ढूंढने के लिए या कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पुस्तकों के पन्ने पलटते हैं, तब आवश्यक जानकारी मिलते ही हमारा पठन समाप्त हो जाता है। कभी किसी पुस्तकालय में अध्ययन के लिए किताब ढूंढते हुए जब हम किताबों का इंडेक्स या अनुक्रमणिका देखकर तय करते हैं कि वह किताब हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, जब हम किसी गूढ़ विषय को समझने के लिए पढ़ते हैं, तो हमें शांतिपूर्वक पठन करना होता है। तकनीकी विषयों की पुस्तकों को पढ़ते समय इसके एक एक शब्द पर ध्यान केंद्रित कर उसे समझना होता है। इस तरह का पठन ही वास्तविक पठन या वाचन है, जो पत्र पत्रिका या उपन्यास पढ़ने से सर्वथा अलग है। पठन के कुछ आवश्यक नीति नियम इस प्रकार है। पठन किस लिए करना है, यह हमें पठन के पहले ही पता होना चाहिए। पठन के पहले ही आप प्रश्नों की योजना मन में बना लेते हैं, तो पढ़ते हुए उत्तर ढूंढना आसान होता है। इसी का उपयोग परीक्षा के दौरान उत्तर याद करने में भी होता है। अध्ययन के दौरान हमें शब्दों के पठन के अलावा चित्र, ग्राफ, आकृतियाँ, नक्शे, सारणियाँ आदि कई चीज़ों का पठन करना पड़ता है। अतः इनका भी अर्थ समझते हुए पठन करना चाहिए। चित्र, ग्राफ या सारणियों के माध्यम से पठन की गुणवत्ता व निरीक्षण क्षमता बढ़ाने का अभ्यास करें। किसी चित्र को देखकर उसका उद्देश्य व अर्थ समझना ही चित्र का पठन कहलाता है। जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग पर व उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। कई बार उच्चारण स्पेलिंग से मेल नहीं खाते। जैसे साइकोलॉजी शब्द की शुरुआत पी लेटर से होती है, जो उच्चारण में नहीं आता। अंग्रेजी अध्ययन के दौरान स्पेलिंग, उच्चारण तथा शब्दों का अर्थ जानना अत्यंत ज़रूरी है। किसी पढ़े हुए विषय का या कंटेंट का अर्थ या उद्देश्य यदि समझ में आ जाए तो उसे याद रखना आसान होता है। जब इसकी आवश्यकता हो वह याद रहता है, लेकिन रटकर याद किया हुआ याद रहेगा ये जरूरी नहीं है। पढ़ते समय महत्वपूर्ण वाक्यों या शब्दों को रेखांकित करना याद रखने का एक अच्छा तरीका है। अतः हाइलाइटर का प्रयोग करने की आदत डालें। समझते हुए पढ़ने की गति धीरे धीरे बढ़ाएं। जितनी तेजी से आप शब्दों पर नज़र दौड़ाएंगे, आपकी पठन की गति उतनी ही तेज होगी। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है मन की एकाग्रता।
इसे बनाए रखने के लिए मन को विचलित करने वाली चीज़ें जैसे टीवी, रेडियो या शोर शराबे से दूर रहें। पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी व ताज़ी हवा मिले ऐसा स्थान चुनें। तेज हवाओं में पंक्तियों पर उंगलियां या पेन घुमाते हुए न पढ़ें। पढ़ते समय बीच बीच में कभी पढ़े हुए वाक्य दोबारा पढ़ना या कभी आगे के वाक्यों को पढ़कर देखना, ऐसी आदतों से बचना चाहिए। इससे विषय को समझने में कठिनाई होगी। क्रमशः वाक्य पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनेक बातें आप अपने आसपास की परिस्थिति व वातावरण के अनुसार तय कर सकते हैं, जिससे आपके पठन कौशल में गुणात्मक सुधार होगा। पठन कौशल का प्रयोग अध्ययन में तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा पठन ज्ञानार्जन का प्रमुख माध्यम भी है, जिसका हमें आजीवन उपयोग होगा, ये निश्चित है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ। धन्यवाद छात्रों।